इसमें लिखा है सिलेबस में 13 to 18 है। हाँ, और बुक में केवल 13 और 14 है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चलो, एनटीए वाला सिलेबस है या किसी और का? एनटीए 2026, तो ठीक है, तो पढ़ा देंगे, क्या करना है, पढ़ाना तो है ही। ओके, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बाकी कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। डन, स्टार्ट करें। ओके, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बन फैमिली, सबसे बड़ी फैमिली। सबसे ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको 13 पढ़ाएंगे। पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रुप 40। तो अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन फैमिली। हेडिंग डालिए कार्बन फैमिली। और कार्बन फैमिली में हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन फैमिली में क्या क्या आता है, काशी जी सुन लो। क्या आता है, काशी जी सुन लो। लिखो CCGESNPB। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी वर्टिकल लिख सकते हो, काशी जी सुन लो, CCGESNPB। ठीक है, एक लोग ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है कि यहाँ पर देखो, मैंने किसके बारे में बात नहीं करी, क्लोरोबियम की। क्यों? क्योंकि जो इसकी हाइफ लाइफ है ये बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इसके बारे में कभी हम स्टडी नहीं करते। तो कहाँ तक सुनेंगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इसका जो लिखो हेडिंग डालो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे लिखोगे, नोबल गैस NH2 और NP6। नोबल गैस NH2 और NP6। बेटा वो बुक तो लाई नहीं हो तुम लोग, कोई लोग? नोबल गैस कॉमा NH2 कॉमा NP6 NP2। अच्छा, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो जरा, क्या होगा? 1s2 2s2 2p2 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 6 है तो इसका जो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, सिलिकॉन का क्या होगा? 3s2 3p2। हाँ, जर्मेनियम क्या होगा? 4s2 4p2। जिस पीरियड से बिलोंग करता है वही होता है वैलेंस शेल नंबर। बात समझ में आ गई? चलो, अब यहाँ पर क्या लिखा है, हेडिंग डालिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली बात लिखा हुआ है कोवैलेंट रेडियस। क्या लिखा हुआ है? कोवैलेंट रेडियस। तो लिखा है कि इट इंक्रीजेस कंसिडरेबली फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, देयर आफ्टर सम फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस इज ऑब्जर्व। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खाली इतनी सी देखो, इसमें से अंतर देखो क्या है। कार्बन और सिलिकॉन में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में छोटा इसका इंक्रीज है। और इसके बाद जर्मेनियम, टिन और लेड का साइज ऑलमोस्ट बराबर है, बहुत थोड़ा इंक्रीज है। तो ये लिख लो, ये ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा मेहनत बचेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई?
डन। चलो अब यहाँ पर लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो लिखा है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप में तो बहुत थोड़ा इंक्रीज होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो लिखा है कि लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम और जर्मेनियम से टिन तक। तो यहाँ पर देखो जरा, तो कार्बन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सिलिकॉन से ज्यादा है, सिलिकॉन का ज्यादा है जर्मेनियम से। लेकिन यहाँ देखो उल्टा है, यहाँ ऑर्डर आपको उल्टा दिख रहा है। लेड का ज्यादा है टिन से, लेड का ज्यादा है किससे? टिन से। जनरल ट्रेंड क्या है? अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। ये फिक्स्ड है, ये बदलता नहीं है ऑर्डर। मतलब एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम आएगा तो आएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, किसी को नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ सकता है कि सर इसका फाइनल मान लीजिए एग्जाम में डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाए तो मुझे क्या बनाना चाहिए? तो कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड, फिर टिन, फिर लेड, फिर टिन। अब समझ में आया? अच्छा बेटा एक बात बताओ, खुशबू तुम्हारा कंपैरिजन कि तुम पढ़ने में अच्छी हो खराब हो किससे होता है? मतलब किन लोगों से होता है? जो तुम्हारे क्लास के होंगे, या जो तुम्हारे घर में परिवार में फैमिली में चाचा का लड़का, बड़े आपा का लड़का, या मोहल्ले के लोग, इतने ही लोग से तो होता है। ऐसा थोड़ा होता है कि तुम्हारा कंपैरिजन कोटा के किसी आदमी से या दिल्ली कोई आदमी से, तो यहाँ से होता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या होता है? कंपैरिजन हमेशा अड़ोसी पड़ोसी से होता है। किससे होता है? अड़ोसी पड़ोसी से। तो ये आपके गांव की बात नहीं थी, यहाँ कंपैरिजन अड़ोसी पड़ोसी का मतलब क्या होता है? कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज का कंपैरिजन जस्ट उसके अगल बगल वाले नेबरिंग एलिमेंट से होता है। लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कार्बन से ज्यादा है, इसका ये मतलब है टिन से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? टिन से ज्यादा है। पड़ोसी के पड़ोसी है, इससे मतलब नहीं। तो कंपैरिजन हमेशा अड़ोस और पड़ोस में होता है। तो ये आपको आना चाहिए, नोट करिए। तो क्या हम लोगों ने सीखा? जो ट्रेंड है कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड, फिर टिन। ठीक है, जिसको नहीं आता उसके लिए बुक कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ऐसे लिख के आता है, कभी कभी सिर्फ सीधा डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के आता है, तो मैंने सिखा दिया आपको। अब यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लिखा है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लिखा है? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ऑलमोस्ट सेम। तो देखो सिलिकॉन से लेकर लेड तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लगभग सेम है। देख पा रहे हैं आप लोग? सिलिकॉन से लेड तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू लगभग सेम है। कार्बन की ज्यादा है, सिलिकॉन की उससे कम है, सिलिकॉन की उससे कम है। तो लिखा है कि कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल होते हैं। जिसको नहीं पता वो जान ले, कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल होते हैं। जर्मेनियम मेटलॉइड होता है, टिन और लेड मेटल होता है। जिसको नहीं पता वो नोट ही कर ले। मतलब इसके आगे तुम ऐसे बना करके नॉन मेटल लिख दो, इसके आगे मेटलॉइड लिख लो और इसके नीचे मेटल लिख लो कॉमन करके। वंशिका समझ में आ रहा है? अभी फिजिक्स में क्या टॉपिक चल रहा है? सर क्या पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में? मैग्नेटिज्म इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी फिजिक्स में क्या क्या बचा है? ठीक है, पढ़ो अच्छे से। मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हैं तब तो बहुत अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। अब मुझे अभी आपको दो चैप्टर और पढ़ाने हैं ना, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोटोसिंथेसिस आ गया अच्छे से, ऐसे ही रेस्पिरेशन भी आ जाएगा।
और बायो में कोई और ऐसा सब्जेक्ट चैप्टर जो आपको नहीं आता है? ठीक है, डन, मॉलिक्यूलर पढ़ा देंगे। मैडम ने पढ़ाया है ना, मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक। एनसीईआरटी से एक एक लाइन रिवाइज करा देंगे यहीं पे चला करके, ठीक। चलो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कार्बन और सिलिकॉन, अच्छा देखो एक बात, कितनी बढ़िया बात लिखी है कि जो दो तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर। जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से, जबकि जो नीचे के मेटल्स होते हैं या एलिमेंट होते हैं उन वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं इससे। आपने PbCl2 सुना है, ना कि PbCl4? हाँ, PbCl2 सुना है, ना कि PbCl4। आपने SnCl4 सुना है और SnCl2 भी सुना है, लेकिन SnCl4 ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। आपने CCl2 भी सुना है और CCl4 भी सुना है, ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा? CCl4 में। तो इसके पीछे का कारण क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेड जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, क्यों? तो आंसर है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। एग्जाम में ये आएगा जो मैं लिखा हूं, ये आपको समझने के लिए। चलो, तो ये थी कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम आ रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाइए। चलो, हेडिंग डालो, एनॉमलीज प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। व्हाट इज एलोट्रोप, कोई जानता है? कार्बन के एलोट्रोप के बारे में बताओ, कोई नाम? बताओ, अरे बताओ, बाद में वाइट लिखना। अच्छा, आइसोटोप और एलोटोप दो शब्द होता है। आइसोटोप और एलोटोप सेम है कि डिफरेंट है? चलो मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो, आइसोटोप क्या होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास अलग है। क्या है? एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास अलग है, ठीक है। तो इस बात से तुमको ये समझ में आ गया कि अगर एटॉमिक मास बदल जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। क्या सेम रहेगा? केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। जैसे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, 6C12, 6C13, 6C14, ये है आइसोटोप। क्या है?
लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर, एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल, क्योंकि नॉन मेटल है तो एटॉमिक स्टेट में नहीं, मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? मॉलिक्यूलर। तो जो उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, क्या है? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, वो बदल जाएगा। जब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बदल जाएगा तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बदल जाएगी, और कई कई बार उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। या आप कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे ही मेन जोर देना चाहिए, मेन आंसर, क्योंकि इसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पड़ता है। फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। अब कहीं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बदल गई? उसकी डेंसिटी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? डेंसिटी बदल जाएगी। एटॉमिक अरेंजमेंट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ पनीर की और मैं बात करता हूँ आयरन की, 1 किलो आयरन, 1 किलो रॉड बना लूं आयरन की, 1 फीट की लंबी रॉड बना लूं आयरन की, और 1 फीट की लंबी रॉड बना लूं पनीर की, तो किसको उठाओगे? टूट जाएगा। पनीर उतनी लंबी उठा सकते हो? पनीर बहुत मैक्सिमम उठा सकते हो कि एक आधा हाथ भर की उठा सकते हो। अगर तुम मैक्सिमम पनीर उठा सकते हो, इससे ज्यादा पनीर बिना टूटे नहीं उठा सकते। लेकिन लोहा तुम इतना बड़ा पाइप है, 20-20 फीट का पाइप होता है, एक तरह से पकड़े उठाए लेके चले गए, उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? और ये इसका ऑर्डर कितना है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हो गया? तो क्या समझ में आया? अब इसकी प्रॉपर्टी बदल गई, स्ट्रेंथ बदल गई। अब दूसरी बात, क्यों क्यों इसकी प्रॉपर्टी बदली? क्योंकि पनीर का अगर कोई एक पीस काटूंगा, टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो उसमें गोले गोले छेद होते हैं, और अगर मैं अगला पीस काटूंगा उसमें भी छेद होंगे। लेकिन एक लाइन में छेद होगा कि किसी में ऊपर होगा तो दूसरे में नीचे हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता। इसको कहते हैं एमोर्फस। क्या कहते हैं? एमोर्फस सॉलिड। क्या सॉलिड है? लेकिन जब मैं लोहा काटना शुरू करूंगा तो जिस डिजाइन का इधर कटेगा एकदम उसी डिजाइन का दूसरा कटेगा, तीसरा कटेगा, चाहे मैं कितनी दूर काटूंगा। इसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड? इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारी सेम होती है, लेकिन उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारी सेम नहीं होती है। बात समझ में आ रही धीरे धीरे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपका वो है, प्रॉपर्टी है, वो बदल गई। अब एक ने बनाया डैंगलिंग बॉन्ड। कैसा बनाया? C16। इसको कहते हैं फुलरीन। क्या कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन का जो एलोट्रॉप है, सबसे ज्यादा हम फुलरीन की बात करते हैं, लेकिन फुलरीन हम लोग सबसे सबसे कम पढ़ते हैं। इसको C60 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके अलावा और क्या होता है? ग्रेफाइट। और सबसे अलग क्या होता है? डायमंड। तीनों ही कार्बन का बना है, तीनों ही कार्बन 12 का बना है, लेकिन एक सबसे हार्डेस्ट है और एक सबसे सॉफ्टेस्ट है, ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट होता है, ये जो आप लोग गाड़ी में मोबिल डालते हैं, वो वही पिघला हुआ ग्रेफाइट है। हाँ, मतलब जो जो पेंसिल, लेड पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं, वो लेड की नहीं बनी होती, उसका नाम लेड पेंसिल है, लेकिन उसके अंदर क्या लगा होता है? ग्रेफाइट। क्या लगा होता है? इतना सॉफ्ट होता है कि आपके हाथ से टूट जाता है। जो ट्रेन के ऊपर लगा होता है, जो ऐसे नहीं करके एक इस तरीके से लगा होता है, इसके से वो इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लेता है। अरे ट्रेन के ऊपर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करके लगा होता है यहाँ पर एक तरह का, तो तार से बिजली वही खींचता है। तो उसके ऊपर भी ग्रेफाइट लगा होता है। तो वो ग्रेफाइट से एक फायदा क्या है? वो जो ग्रेफाइट है, एक तो मेटल हार्ड है, ऊपर से है तो नॉन मेटल, लेकिन कंडक्टिविटी करा दे रहा है बिजली के लिए, गुड कंडक्टर है। लेकिन अच्छी बात क्या है? क्योंकि वो इतना सॉफ्ट है कि वो तार में रगड़ नहीं होने देता, तो उससे क्या फायदा है? हीट या रेजिस्टेंस नहीं जनरेट होता है ना। तो आपका, आप कोई भी चीज रगड़ते हो जाओगे तो तार तो जो कट जाएंगे ना सब, उससे कटेंगे नहीं। OHE कहते हैं, ओवरहेड करके कुछ होता है। बात समझ में आ गई? तो अब हमको ये समझ में आ गया कि कार्बन के जो एलोट्रॉप है, तो कार्बन के अब तुमको दो तरीके के एलोट्रॉप मिल गए, एमॉर्फस और
क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस और जैसे क्रूड ऑयल, क्या क्रूड ऑयल वो भी क्या है, जैसे अब क्रूड ऑयल में तुम जितने भी क्रूड ऑयल दिमाग में तुम्हारे आ रहा है, जेली, पेट्रोलियम जेली से लेके फ्यूल तक, कोल तक, ये सब क्या है, एलोट्रॉप है, क्या है, लेकिन कैसे है, एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन कौन सा है, डायमंड, कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि कार्बन एक नॉन मेटल है जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑल फोर, implying all its four valence electron, it show property of catenation। catenation का मतलब क्या है, चार बॉन्ड बना सकती है, और दूसरा बात क्या है, सेल्फ लिंकेज, क्या कर सकता है, नोट कर लिया। कैटिनेशन ही तो आप लोग ने सबसे ज्यादा पढ़ा होगा बचपन से। ठीक है, बस चलो। तो क्या लिखा हुआ है कि द इंपॉर्टेंट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सबसे पहले क्या आती है, डायमंड। डायमंड क्या लैटिस कैसा है, क्रिस्टलाइन, क्या मैंने ये बात बोली थी आप लोगों को, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। देखो फायदा क्या है, क्रिस्टल क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, और डायमंड की जो हाइब्रिडेशन है वो कैसी है, sp3, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब नेचुरल। और इसके बाद क्या है, इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, और बट ए कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप ये मत लिखना, आप लिखना इंसुलेटर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों। ये बहुत एक्सेप्शनल लेवल की बात है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लिखिएगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद लिखा है कि जो कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन का बॉन्ड लेंथ है, उसी के ऊपर 1.5154 पिकोमीटर लिख लेना। या एंगस्ट्रॉम में कहेंगे तो क्या कहोगी तुम साइना, अगर इसका मुझे एंगस्ट्रॉम में लिखना होगा तो क्या बोलेंगे, 1.54 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ जाए, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इट इज सॉफ्ट लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है कि जो
जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफाइट कंडक्टिंग हो क्यों गया? दिमाग में ये आता है ना कि ग्रेफाइट कंडक्टिंग हो क्यों गया? तो ग्रेफाइट कंडक्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि ये देखो, ये था डायमंड, ये था, और डायमंड के एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो जो अगला डायमंड है उसके 4 बॉन्ड यहाँ लग जाएंगे, इसी तरीके के यहाँ लग जाएंगे, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा, मतलब पूरा 3 डायमेंशनल जंगल की तरह बना लेगा। लेकिन ये है ग्रेफाइट, कैसी हाइब्रिडेशन है? तो कहेंगे सर sp2, कैसी है? sp2, है ना? अब ये देखो, ये कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 3 तो बन गए, लेकिन एक यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है? अब इसके बाद एक और ग्रेफाइट ऐसे ही बनेगा, ये एक के नीचे ही एक है, देखो बसंतर, लेकिन दोनों एक दूसरे से सटे नहीं है, किसी तरीके का बॉन्ड नहीं है, क्या है? ऐसा देखो ना नॉर्मल, भैया ये अपने रास्ते, ऊपर वाले 3 अलग है और नीचे वाला 3 अलग है, तो दोनों बंधे तो नहीं है एक दूसरे से। एक पूरी लेयर ये बन सकती है, दूसरी पूरी लेयर ये बनेगी, इन दोनों लेयर के बीच में ये जो बीच में एक को खाली इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इधर भी टहल रहा, उधर भी टहल रहा, क्योंकि ये पूरा वैकेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी है। ठीक है, एक घर है ये, इनका 2-3 मंजिले का है, एक घर है ये, इनके घर एक 3 साल 2 साल का बच्चा है, इनके भी घर में एक 2 साल 3 साल का बच्चा है, इन्हीं के जस्ट बगल में एक और घर है, ऐसे पूरी बिल्डिंग है उनकी भी। माँ बाप बच्चों में, जैसे आपको देखो, आप लखनऊ में यहाँ रहते होंगे तो आपको किसी से बोलचाल नहीं होगी, लेकिन अगर किसी के घर में, जैसे आप कहीं सड़क मॉल में भी जाते हैं तो किसी से आपकी बोलचाल नहीं होती है, लेकिन किसी का छोटा सा बच्चा है, थोड़ा चंचल है, थोड़ा शैतानी कर रहा है, दौड़ते हुए बिना जाने आपके पास आ गया, तो आप उसके बहाने उनसे बात कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? वो जो बच्चा है वो कहीं भी टहल रहा, और उसी बच्चे की मूवमेंट की वजह से आप लोगों ने बात करी। इसी तरीके से ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये है तो अपने में ही, लेकिन क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव करके अगले में जा सकता है, वो मूव करके, तो एक तरीके का अट्रैक्शन बॉन्ड बना 2 लेयर के बीच में, और यही अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी जनरेट होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो या तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से होती है या तो होल्स की मूवमेंट से होती है। इसे या तो इलेक्ट्रॉन की, होल्स की, या एक और जो आप लोग बहुत पढ़ते थे, आयंस की मूवमेंट। तो ये तो नॉन मेटल है, सॉलिड स्टेट में है, किसी भी तरीके सेम एलिमेंट है, तो आयन तो नहीं बन सकता, तो चार्ज तो नहीं डेवलप हो सकता, तो किसकी वजह से मूवमेंट हो रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 3 बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2। नोट कर लीजिए। तो जितनी भी बैटरीज होती हैं, उसका जो काला कलर का रॉड होता है वो किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। नहीं देखा क्या बैटरी? होल फाइल के इंजीनियरिंग तो करी होगी इस पे।
डन। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, आखिरी जो है इसका आइसोटोप एलोट्रॉप है, दैट इज फ्लोरीन। इसमें कितने कार्बन एटम है? 60 कार्बन एटम है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबके बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका जो शेप है वो सॉकर बॉल, वो नहीं गोली सी बॉल होती है जो लेकर के वो लोग दौड़ के लड़ाई वो करते हैं, भागते नहीं, एक गेम होता है ना, उसमें अक्षय कुमार अभी मूवी में भी वो गाना वाना गाया था, सोनाक्षी सिन्हा वाली, देखा नहीं होगा तुम लोगों ने, था हमारे जमाने की मूवी। उसको कहते हैं बग मिस्टर फुलरिन, ठीक है। तो इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है 26, तो बच्चों को ऐसे लगता है कि 26 लिखा है, एनसीईआरटी में इसको TWENTY लिखा है और उसी के बगल में 6 लिख दिया है ऐसे ही। तो ऐसा लगता है कि 26 की बात हो रही है। 26 नहीं है, 20 है। कितना है? 20। 6 मेंबर की रिंग है। कितने मेंबर की है? 6 मतलब हेक्सागोन है ना, 6 मेंबर की रिंग। 20 6 मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की 12 है। 12 5 कैसे होता है? इस तरीके से ना, ये ऐसे, हाँ ये ऐसे, ऐसे समझ गए ना। पेन मैं इस पे नहीं चलाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो दिक्कत होगी। ये नोट कर लो, 20 कितने मेंबर की हैं? तो इसी तरीके का मतलब ये ऐसे ही है, ये चैप्टर ऐसे ही है इंजॉयबल। मतलब इसमें कुछ ही क्वेश्चन ऐसे आएंगे, बाकी सब डेटा बेस्ड है। एनसीईआरटी लेटेस्ट कोई लेके आया था ना तुम में से? नई एनसीईआरटी इस साल किसने खरीदी थी 2025 में? तुमने खरीदी है? 11th की भी खरीदोगी, 12th की भी खरीदी होगी। कल चारों ले आना तुम। पुराने एनसीईआरटी में है। हाँ, नई एनसीईआरटी का देखना है कि कौन कौन सा है। क्या फायदा, मान लो तुम 5 ब्लॉक एक्स्ट्रा पढ़ लो, 4 ब्लॉक एग्जाम में ही ना है। एनटीए के सिलेबस में दिया है ना, एनटीए 2026 फॉर्म किसका किसका कंप्लीट हो गया? सबने भर डाला? फॉर्म समय से भर डालिए। देखिए केमिस्ट्री में क्या क्या आ रहा है, सब समझ लीजिए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दिया, थर्मोडायनामिक्स पढ़ा दिया, सॉल्यूशन पढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम पढ़ा दिया, रेडॉक्स पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी पढ़ा दिया। पी ब्लॉक एलिमेंट में 13 to 18 लिखा है, 13 to 18 लिखा है, सब पढ़ाना पड़ेगा। डी एंड एफ पढ़ा दिया, कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया, वेरिफिकेशन पढ़ाया था ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके बाद मैंने आपको आइसोमेरिक्स पढ़ा दिया, आपको मैंने जो है हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, आपको मैंने हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाया, आपको जो है अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाया, आपको मैंने जो है एसिड पढ़ाया, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन पढ़ाया। ये तो बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाए। इसके बाद मैंने आपको प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मोहर सॉल्ट पढ़ाया, एसिटानिलाइट पढ़ाया, पैरा नाइट्रोएसिटानिलाइट पढ़ाया, एनिलीन पढ़ाया है, आइडोफॉर्म पढ़ाया है, और कुछ भी डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल फिनॉल पढ़ा चुका हूँ, कार्बोनिल में एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट पढ़ा चुका हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट पढ़ा चुका हूँ, अमीनो एसिड के टेस्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। डन, चलो यहाँ से समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक कंपाउंड है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड,
अब इसको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम लोग क्या पढ़ेंगे बता रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हेडिंग डालिए कार्बन डाइऑक्साइड। क्या डालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है और इसके क्या यूजेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक कलरलेस ओडरलेस गैस है। पानी के साथ जब ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, और जो कि एक वीक डाई बेसिक एसिड है। ये देखो HCO3 का होल ट्वाइस है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिखने के ये ऐसे मत लिखना, थोड़ा सा गलत लिखा है। H2CO3 क्या लिखा है? H2CO3 लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में है वो 0.03% बाई वॉल्यूम प्रेजेंट है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हटा दो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। नोट करिए। आज सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दे रहे हैं, कल से केमिकल पढ़ाएंगे। आप लोगों को किसी भी चैप्टर में केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में या क्वेश्चन करने में? कौन सा चैप्टर? अच्छा, तो बहुत आसान है, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रीवियस ईयर लेके आना कल, ठीक है। आप लोग को रिवाइज करा देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। डन? चलो, हो गया। चलो हेडिंग डालो बेसिक स्ट्रेस एंड थर्मल स्टेबिलिटी। नहीं रहेगा, ठीक है। चलो यहीं से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोगों को क्या पूछना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछना है, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ के आइए। जिस दिन भी 2-3 दिन में जब भी आप लोग पढ़ लीजिए, सब लोग क्वेश्चन लगा लीजिए।